हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे राज शमानी पंकज त्रिपाठी कॉन्वर्सेशन का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने चेक करा था, ये कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। लेट्स जंप टू द रिव्यू। और ये भी ज़रूरी है। अब मैं जो अर्बन एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक दोनों अनुभव नहीं करोगे तब तक संपूर्ण नहीं होगे। मेरी आधी जीवन गांव में गुजरी है 25 साल, और बचा हुआ 24 ईयर्स मेट्रोज में होगा, दिल्ली और मुंबई में। तो मेरे पास दोनों का अनुभव है और दोनों की अच्छाइयों को मैं जानता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है मेरे लिए है, मतलब मैं थोड़ा सा सेल्फिश होके पूछ रहा हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे बहुत लोगों ने फिर उसके असर आया। ऐसा क्या था गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि उसके बाद सारे जो उनके एक्टर्स थे सब आज बहुत ज़्यादा लोगों के लोकप्रिय बन गए, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। मनोज वाजपेयी जी को पसंद करते हैं, जयदीप अहलावत जी, फिर नवाज सर, हर कोई आप लाइक सब एकदम से बने। तो उस मूवी में ऐसा क्या खास था, या अनुराग कश्यप सर में ऐसा क्या खास था कि जो सारे लोग एकदम से बड़े बन गए? खास बात जो थी उसका नाम टैलेंट है। उन सब लोगों में टैलेंट था, टैलेंटेड लोग थे, मौके नहीं मिल रहे थे। एक फिल्म में मौके मिल गए, और चूंकि बड़े स्टूडियो ने फिल्म को रिलीज़ किया तो 1000, 1200, 1500 जितने स्क्रीन पे ठीक ठाक रिलीज़ थी उस फिल्म की। और उसके बाद जब वो डिजिटल पे फिल्म आई तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। तो मेन असल खेल टैलेंट, और उनको एक अनुराग कश्यप जैसे विजनरी डायरेक्टर मिले। अब सोशल मीडिया की वजह से हर एक्टर एक परसेप्शन, एक इमेज बनाने के पीछे लगा हुआ है, या इसी हिसाब से पूरा करियर वैसे बनता है कि एक इंसान की एक पॉइंट आता है जहाँ पे आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है आर्ट से भी, कि जहाँ लोग उनके आर्ट की वजह से नहीं जाते, वो जाते हैं सिर्फ क्योंकि वो आर्टिस्ट है। तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता उनकी अच्छी मूवी है, बेकार मूवी, अच्छी एक्टिंग है, इट्स जस्ट कि मुझे पसंद है, वो आर्टिस्ट इतना बड़ा हो गया क्योंकि एक इमेज परसेप्शन इतना बड़ा बन गया। तो आप सोचते हो कि आपकी इमेज कैसी बनेगी या कैसा बनाना है परसेप्शन? आप भी अगर याद करेंगे तो मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं होता था, इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, तो लोग मुझे सुल्तान, कालीन भैया, माधव मिश्रा, मेरे किरदार पहले पॉपुलर हुए हैं, मेरा नाम बाद में आया है। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी तो इंटायर दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग मैसेज करते थे और जगहों से भी, उन्हें मेरा नाम नहीं मालूम था, सुल्तान के नाम से जानते थे। तो मुझे हमेशा लगता है कि किरदार बड़े होते हैं, व्यक्ति छोटा होता है। अटल जी बहुत बड़े किरदार थे, वो तो खैर एक लिविंग लीजेंड है, वो जीवित व्यक्ति हैं, वो कोई फिक्शनल किरदार नहीं है। उनकी फिल्म अभी आने वाली है 19 जनवरी को। तो मैं जीवन में सिनेमेटिक जीवन की बात कर रहा हूँ, अटल जी के किरदार के सिवाय। तो वो चरित्र बड़े होते हैं, कहानियाँ बड़ी होती हैं, हम अभिनेता बहुत छोटे होते हैं। चूँकि अभिनेता का चेहरा दिखता है वो प्रोमो में, वो डायलॉग प्रोमो में, वो मार्केटिंग में दिखता है, तो उसको लगता है बहुत बड़ा है। बड़ी कहानी होती है, बड़े किरदार होते हैं, वो हमें बनाते हैं। तो आप चूज़ नहीं करते अपनी स्क्रिप्ट, अपने किरदार के बेसिस पे मैं कैसा दिखूंगा, जैसा अटल जी आपने चूज़ किया? नहीं, मैं ये कुर्ता पजामा जीवन में भी पहनता हूँ, आरामदायक कपड़ा है, तो मैं नहीं चूज़ करता। मुझे लगता है कि मेरे एक सिनेमा की छवि अलग है, वो सिनेमा में ही रहे। मेरा जीवन में, पर्सनल जीवन बहुत मिनिमम, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सिर्फ त्यौहार के त्यौहार मेरी अपनी निजी फ़ोटो दिखेंगी। गणपति में, दिवाली में, कोई त्यौहार है और घर में पत्नी मना रही हैं तो डाल दिया। कई बार पत्नी दबाव देती हैं कि आज तो डालो फ़ोटो हम सबका, मैं डाल देता हूँ। और फिल्में आती हैं तो ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ द प्रमोशन है, तो आपको उसके ट्रेलर प्रोमो बहुत डालना है। वो भी अधिक डालने में मैं कई बार संकोच करता हूँ कि लोग बोर ना हो जाएंगे, इतने ट्रेलर, इतने पोस्ट क्यों डाल रहा है। बट ठीक है, वो एक हिस्सा है काम का। तो मैं परसेप्शन बनाने में नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से अपने काम करते रहो। अटल जी का जैसे अब आप उनकी मूवी कर रहे हो, उनकी बायोपिक कर रहे हो, तो कभी ऐसे डर नहीं लगता कि ये तो एक लिविंग लेजेंड जैसे इनको परसीव करती पूरी दुनिया, पूरा कंट्री स्पेसिफिकली, और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है इंडिया की राजनीति में, और उनकी बहुत स्पीचेस, और वो बहुत पब्लिक पर्सनालिटी, ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी ने देखा है। जैसे
कालीन भैया या सुल्तान, काल्पनिक किरदार है। काल्पनिक है, तो उसमें आपने जान भरी। मैं जैसा बनाऊंगा वैसे बन जाएंगे। इसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनके जैसी आपकी स्पीच थी, डिलीवरी थी, एक्शंस थे, तो इस पे डर नहीं लगता कि मैं कैसे करूंगा, या क्या प्रोसेस रही कि जो आपने बोला कि मैं डर लगा, शुरुआत में लगा, क्योंकि मुझे मिमिक्री इमिटेशन नहीं करना था। मैंने प्रयास किया है उनके विचार पकड़ूं, उनकी उस स्पीच के दौरान मनोदशा क्या थी, उनका मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल स्टेट क्या था उस स्पीच में, किस द्वंद से, किस पीड़ा से गुजरे, वो पकड़ूं। क्योंकि मैं रिक्रिएट कर रहा हूं, अटल जी अपना जीवन जी रहे थे, मैं जीवन उनके जीने का अभिनय कर रहा हूं, मैं रिक्रिएट कर रहा हूं, तो मैं उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास किया हूं जो चेतना है, जो उनकी चेतना थी, जो उनकी आत्मा थी। मैनरिज्म हल्का हो, कम हो वो, क्योंकि उसमें हम कितना भी स्किलफुल लगेंगे तो 100% नहीं होगा, लेकिन उनकी मनोदशा, उनकी वैचारिक दृष्टिकोण, उनकी चेतना, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इस फिल्म में प्रयास किया है ईमानदारी से। तो जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब आपने ऐसा कुछ नोटिस किया इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जो आपने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया हो? ऐसा तो कुछ नहीं नोटिस किया, पर अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में ऐसा बहुत कुछ जाना जो पहले नोटिस नहीं किया था। वो अद्भुत व्यक्ति थे। मुझे लगता था मैं बहुत जानता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय नेता हैं तो मैं जानता ही होऊंगा। मैं 2 बार उनकी स्पीच सुनने गया हूं रैलियों में, पर इस रिसर्च और प्रोसेस पढ़ाई के दरमियान पता चला मैं उतना नहीं जानता था जितना विशाल उनका व्यक्तित्व था। अटल जी की किरदार ने मुझे और लोकतांत्रिक बनाया है, मुझे डेमोक्रेटिक बनाया है भीतर से, कि आप मुझसे असहमत हैं फिर भी मैं आपसे सहमत हूं, आप मुझे नापसंद करते हैं ये बात मैं पसंद करता हूं। तो इतना लोकतांत्रिक होना मुश्किल है। यही कारण है कि उनको पार्टी लाइन के बियॉन्ड भी उनके प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग भी, धुर विरोधी भी उन्हें सम्मान करते थे। दूसरा, कवि थे, लेखक थे, पत्रकार रहे थे, तो जो भाषा पे उनकी पकड़ थी, जो संसदीय भाषा का वो प्रयोग करते थे, वो आपको इतना ग्रेसफुल लगता था। तो अटल जी की फिल्म आम जन के लिए तो आवश्यक है, एक यंग पीढ़ी के बच्चे, जेनजी और मिलेनियल किड जाने कि कितने विराट व्यक्तित्व थे। और मुझे लगता है ये फिल्म राजनीति में, ये फिल्म और उनका जीवन, सिर्फ फिल्म ही नहीं, राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके 25-30 इंटरव्यूज देखने चाहिए कि अब सारगर्भिता से, मर्यादा से कैसे राजनीति की जा सकती है और कैसे जनाधार बनाया जा सकता है। बहुत पॉपुलर नेता थे। मेरे घर में काफ़ी बात होती थी उनके बारे में, तो मुझे वैसे पता चला, और काफ़ी उनकी आइडियोलॉजीज़ पे, बहुत सारी चीज़ों पे मेरे घर में बात करते हैं, डिस्कशंस होता था। इनफैक्ट मैंने बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि कुछ मेरे फैमिली में दोनों पार्टीज़ के लिए दोनों तरफ से लोग होते थे, तो बहुत क्लोजली मैंने उसको नोटिस किया। बट शिफ्ट थोड़ा सा मैं करूँगा इधर से। आपने एक बात बोली कि हर यंग इंसान को ये देखनी चाहिए, जानने के, इनके लाइफ के बारे में जानने के लिए, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी ना यंग लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना है। हाँ। ये बहुत ज़्यादा एक थीम चल रही है कि बड़ा व्यक्ति बनना है। लोगों ने एंजॉय करना छोड़ दिया है, तो हर चीज़ में बस भागो 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 बड़ा बनना है, राइट? तो आपको क्या लगता है कैसे बड़े बनते हैं? क्या बड़ा व्यक्ति बनने की डेफिनेशन क्या होती है? रूट जितना मजबूत होगा ना, पौधा उतना हेल्दी और बड़ा हो सकता है। अगर रूट में दम नहीं है और तुम ऊपर खाद पानी दे के भाग रहे हो ना, तो एक हल्की आंधी तोड़ देगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन, आपके लिए हिट क्या है, सक्सेस क्या है आपकी पर्सनल मूवी को लेके, या जो आप OTT पे करते हो शो को लेके? 100 करोड़ मार्क क्या वो है? 200 करोड़ मार्क क्या नंबर का गेम है? नहीं है मेरे लिए। वो प्रोड्यूसर के लिए सक्सेस है कि हमने 10 करोड़ लगाया और हम 100 करोड़ कमा लिए, ROI का 10 टाइम्स हो गया। तो वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। मेरे लिए वो कहानी कितना असर की, ऑफ कोर्स वो कहानी को देखने कितने नंबर्स आए, फुटफॉल हुए, या OTT पे कितने लोग आए, तभी वो नंबर्स भी बनते हैं। तो मेरे लिए सक्सेस वही है कि वो कहानी कितना असर करती है किसी व्यक्ति के जीवन में, और उसको कहाँ कितना बेहतर बनने की तरफ ले जाती है,
और कितना मनोरंजन करती है। ऑफ कोर्स मैं मनोरंजन को डिनाई नहीं करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। और बाकी 8 घंटे की नींद, हाँ 8 घंटे चैन से नींद। चैन की नींद आपके लिए सक्सेस। कोई और नंबर कुछ नहीं होता कि मेरा पर्सनल इस साल मेरे पैसे ज़्यादा बढ़ गए, मैं ज़्यादा वैल्यूएबल बन गया, या मेरी पर प्रोजेक्ट वो फीस बढ़ ज़रूरी, गई? वो तो ज़रूरी है दोस्त, मैं उससे कैसे इनकार कर दूंगा कि हम कलयुग में जी रहे हैं और घोर कलयुग है। एक बाज़ार है मेरे घर के पास, मच्छी मार्केट। जब मैं गुजरता हूँ तो उस बाज़ार में बगुले मच्छी दुकान के छत पे टपरे पे और साइड में बहुत बगुले रहते हैं, और वो महिलाएं जो बेचती हैं वो कुछ एक सूखी पुरानी मच्छी फेंक देती हैं। तो मैं जब छवि देखता हूँ, मैंने फ़ोटो भी खींचा था, ये घोर कलयुग की निशानी है जब बगुले को मछली के लिए बाजार आना पड़ता है। और कहाँ है कलयुग? इधर ही है आसपास। तो बाजार तो है, मैं बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा कि हाँ मेरी प्राइस बढ़ जाए, मेरी फीस बढ़ जाए, मैं थोड़ा और कमा लूँ। वो सक्सेस जो है ना, बैंक अकाउंट का सक्सेस है। मेरा सक्सेस मीनिंगफुल होने में है। मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, लेकिन मीनिंगफुल कैसे हूँ, ये क्वेश्चन पूछते हो कुछ? ये सवाल है। तो इस पे लास्ट इसी का क्वेश्चन, सॉरी। फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, लक्ष्य आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो बन आ नहीं पाया, तो उसमें आपको क्या एक्टिंग फीस मिली थी? मुझे याद मिली भी थी कि नहीं? नहीं, मिली थी ऑफ कोर्स मिली थी, पर मुझे प्राइस याद, पैसा याद बहुत कम ही मिला होगा। फर्स्ट टाइम या तो आपको फर्स्ट याद कब है कि तब आपको कितने मुझे पैसे रन में 8,000 मिले थे, वो याद है। 8,000 मिले थे, हाँ, क्योंकि वो उसका याद नहीं है मुझे, लक्ष्य का पेमेंट याद नहीं है। और जो पहला काम मुंबई में किया था उसमें 1,700 रुपया मिले थे, मुंबई का फर्स्ट काम, वो याद है मुझे। और आपका सबसे महंगा प्रोजेक्ट आपको क्या मिला था? पैसा और प्यार, जितना मिले कम ही लगता है। क्या थोड़ा और मिल जाता, तो हम मानो है ना, आदमी ही है ना।